हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे इरिगेशन टॉपिक, है ना। क्या देखेंगे आज हम लोग? इरिगेशन टॉपिक में देखेंगे हम लोग सारी सिंचाई के बारे में कि कौन कौन सी सिंचाई होती है तथा किन किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा किन किन माध्यमों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो बच्चों, आज हम इरिगेशन टॉपिक देखने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी बच्चों से कि आप लोग कंफर्टेबली कहीं बैठ जाइए, है ना। एक स्थान पर बैठ जाइए मस्त से अच्छे तरीके से, और वहाँ से आप इरिगेशन टॉपिक पढ़िए, क्योंकि आज सिंचाई का टॉपिक है ना, पानी वाला टॉपिक है ना। तो कंफर्टेबल तरीके से एक जगह पर बैठ जाइए और वहाँ से आप पढ़िए। आज का लेक्चर, आप इरिगेशन का लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन क्या होता है बच्चों? हाँ, सिंचाई होती है ना। इरिगेशन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सिंचाई के नाम से जाना जाता है ना। अब सिंचाई क्या होती है? अब सिंचाई कभी भी दे दी जाती है क्या? नहीं, है ना। सिंचाई कब देंगे? जब किसको जरूरत हो? पौधों को। जैसे कि आपको पानी की प्यास लगती है तो आप पानी पीने जाते हो ना, है ना। पर पौधों के तो हाथ पैर नहीं है। हम पौधों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं खेत में। तो सिंचाई भी हमको पता करनी पड़ेगी ना कि पौधों को सिंचाई की जरूरत है या नहीं है ना। ये सारी चीजें किसको? हमको पता करनी होंगी। किसके लिए? पौधों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सिंचाई, इससे देख लेते हैं हम सिंचाई क्या है। पानी पानी इरिगेशन क्या है बच्चों? इरिगेशन पानी की वह आवश्यक मात्रा, है ना। पानी की वह आवश्यक मात्रा जो पानी की वह आवश्यक मात्रा जो वर्षा के अतिरिक्त, है ना। वर्षा बात अलग हो गई, उससे भी हमको पानी ही मिल रहा है वर्षा से, परंतु वो क्या हो जाएंगी? अब वो वर्षा मतलब बाढ़ के रूप में भी पानी आना, फसलों को बर्बाद करने के रूप में पानी आना, वो अलग अलग तरीके से हो जाएंगे ना। हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, हम वर्षा की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, पानी की वह आवश्यक मात्रा जो वर्षा के अतिरिक्त वर्षा की बात नहीं कर रहे, वर्षा के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं ना। मनुष्य द्वारा मतलब हमारे द्वारा, हम अपने अपने फायदे के लिए फसल को लगा रहे हैं ना। तो मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से क्यों? हम लोग क्या पानी अपने हाथ से डाल देंगे क्या पौधों में? उतनी बड़ी फसल में पूरे पौधों को पानी अपने हाथ से डाल देंगे तो फसल को पानी मिल जाएगा कि नहीं? कृत्रिम रूप से मतलब हैंडपंप, ट्यूबवेल, न तालाब, नहर, नाले, है ना, जिनसे किससे नालियां बनाकर, है ना, या फिर किसी भी तरीके से हम लोग पानी कहाँ पहुंचाए? अपने फील्ड में पहुंचाए। क्यों पहुंचाए? क्योंकि हमारे पौधों को पानी की आवश्यकता है ना। तो कृत्रिम रूप से पौधों को प्रदान की जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिंचाई कहते हैं, या उसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने सिंचाई की सीधी सिंपल डेफिनेशन क्या देखे कि पानी की वह मात्रा जो पौधों को उनकी आवश्यकता, मतलब जब पौधों को पानी की आवश्यकता है, पर आवश्यकता वो नहीं, वर्षा वाले की बात नहीं कर रहे, वर्षा के अतिरिक्त बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। वर्षा के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से किसको दी जा रही है? फसलों को दी जा रही है या पौधों को प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंचाई कहते हैं ना। उसे क्या कह रहे हैं? सिंचाई कह रहे हैं। इसी के बाद देखिए बच्चों, सिंचाई के लिए उपयुक्त समय निर्धारण, है ना, कि मतलब सिंचाई किस किस समय की जाती है, किस किस समय हमें समझ में आएगा कि हमारी फसल है कि पानी की जरूरत पड़ रही है ना। तो उस पॉइंट को देखते हैं हम लोग कि किस समय हमारी फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें दो प्रकार की विधियां होती, कौन कौन सी? व्यवहारिक विधि और वैज्ञानिक विधि। कौन कौन सी? व्यवहारिक विधि और वैज्ञानिक विधि से पता कर सकते हैं हम लोग कि हमारी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता है। अब व्यवहारिक विधि मतलब ऐसे ही देख के पता करेंगे, है ना। वैज्ञानिक विधि मतलब इसमें यंत्रों का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्यवहारिक विधि मतलब अप्लाइड मेथड, जो कि हम लोगों ने पहले हमारे यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं हम लोग, ऐसे कि हाँ सब लोग ऐसे तरीके से करते आ रहे हैं, तो हाँ ये इसको आवश्यकता है ऐसी। और साइंटिफिक मेथड, है ना। तो देखते हैं हम लोग व्यवहारिक और वैज्ञानिक विधि में पहले पहले हमारी व्यवहारिक विधि को देखते हैं कि व्यवहारिक विधि में पानी की मात्रा मतलब फसलों को पानी की आवश्यकता होने पर
आवश्यकता होने पर हमारी फसल को कैसी दिखाई देती है, या पौधों में ऐसा क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पानी की फसलों में आवश्यकता है, या मिट्टी में ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे हमको पता चलता है कि पानी की आवश्यकता है, या अब मतलब फसलों में पानी लगेगा, या इस मिट्टी को पानी की आवश्यकता है। तो देखते हैं व्यवहारिक विधि में, है ना। तो व्यवहारिक विधि में देखते हैं बच्चों, व्यवहारिक विधि में क्या होता है, दोपहर के समय पत्तियां कैसी मुरझाई सी दिखने लगती है ना। दोपहर के समय धूप तपती है, आपके यहाँ आपने देखे होंगे कि धूप तपती है तो पौधे की पत्तियां कैसी होती है, मुरझा जाती है ना। मुरझा कर कैसे रंग की हो जाती है, गहरे रंग की दिखाई देने लगती है ना। गहरे रंग की दिखाई देने लगती है, तब हमें पता चल जाता है कि नहीं, पानी है। आपने भी कभी एक पेड़ लगाए होंगे ना कभी तो एक पेड़ लगाए ही होंगे। तो आपने पेड़ लगाए होंगे, पेड़ बड़ा हो जाता है ना, या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो देखे होंगे आप लोगों ने दोपहर में उसको खूब धूप लगती है, या फिर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ जाता है उस पेड़ पे, तो मुरझा जाता है ना, बिल्कुल उसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। तो आप लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम उसमें पानी डालते हो, है ना, कि ठंडक बनी रहे रात भर उसमें, कल सुबह भी उसमें ठंडक बनी रहे, है ना, इसलिए पानी डालते हो ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखे पहले, दोपहर के समय पत्तियां मुरझाती है तथा गहरे रंग की दिखाई देने लगती है, तब पता चल जाता है कि पानी, हम लोग पानी की जरूरत है ना। आप लोगों के यहाँ भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये कैसी थी, व्यवहारिक विधि, मतलब व्यवहारिक, आप लोगों को भी पता है ना, वैज्ञानिक विधि नहीं थी ये, व्यवहारिक विधि। तो इसमें आप लोगों को भी पता चल जाता है, आपने कभी प्लांट लगाए होंगे तो कैसी पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके बाद दूसरी क्या आती है, मृदा को स्पर्श करने पर अधिक कठोर व सूखी महसूस होती है ना। मृदा को मतलब मिट्टी को हम लोग स्पर्श या छुएंगे हम लोग, तो छूने से ही पता चल जाएंगे हम लोगों को कि हाँ, अब इसे पानी की ज़रूरत है ना, इसमें पानी की ज़रूरत है, या हमें हमारी फील्ड में या हमें हमारे खेत में पानी डाल देना चाहिए, है ना। स्पर्श करने पर ही पता चल जा रहा है कि व्यवहारिक विधि की बात करें बच्चों हम लोग, है ना, कि पता चल जाता है कि हम लोगों को पानी की आवश्यकता है। उसके बाद बात आती है बच्चों तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, पक्का बच्चों हमने बचपन में ये जरूर किए होंगे, है ना, कि हमने कभी मार्केट गए होंगे, हमने पापा को बोलोगे पापा बॉल दिलवा दो, बॉल दिलवा दो, पापा ने बोलोगे नहीं नहीं कोई बॉल वॉल नहीं, है ना। तो कभी खेत गए होंगे तो हम लोगों ने देखा होगा गीली मिट्टी रहती है, तो गीली मिट्टी के हम लोग क्या करते हैं, लड्डू बना देते हैं, है ना। क्या करते थे हम लोग, कभी खेत जाते थे, हम लोग जाए या आप लोग जाए, कभी भी हम लोग खेत या मिट्टी को देख के हमारा मन, कहीं भी मिट्टी दिखे, हमें हमारा मन क्या करता है, लड्डू बनाने का करता है ना। मतलब नमी अच्छी, थोड़ी गीली मिट्टी है तो लड्डू बनाने का, या कुछ उसमें ड्राइंग बनाने का, या कुछ ही बनाने का मन करता है ना। जैसे आप लोग आटे को देख के बनाने का मन करता है ना, वैसे ही हम लोग को मिट्टी, जैसे कि नरम मिट्टी है या नमी बनी है उस मिट्टी में, तो उसमें से लड्डू बनाने का मन करता है। तो उस मिट्टी के क्या कर रहे हैं, लड्डू बनाते हैं। देखते हैं हम आगे, मृदा का लड्डू बनाकर उछालने पर, है ना, ऐसा मृदा का लड्डू बनाए, बॉल बना ली हमने मृदा की, और उसको हमने ऐसा उछाले, है ना, कैसा उछाले, ऐसा उछाले, है ना। उछालने पर दानों का बिखरना, है ना। अगर हमने, हमारी मृदा में पानी की आवश्यकता है और हमने लड्डू बनाए, तो वो ऊपर फेंके हमने, ऊपर ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे आई, तो नीचे जैसा का वैसा लड्डू आ गया आपका नीचे, तो मृदा को पानी की आवश्यकता नहीं है ना। जैसा का वैसा लड्डू आपका, जैसा का वैसा आपने बॉल बनाया मृदा का या मिट्टी का बॉल बनाए, वो जैसा का वैसा कैसा कहाँ आ गया, जमीन पे आ गया, तो उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। पर जब वो बॉल जो हमने ऊपर फेंके थे, वो कैसा, दानों के रूप में बिखर के आया, मतलब कि बॉल तो फेंके पर ऊपर से क्या आया, मिट्टी बन के आ गया, है ना। बॉल बना के फेंके, मिट्टी बन के बिखर गया अपनी जगह पे। वो अगर वैसा बिखर गया आपका, है ना, लड्डू, तो ये जो मृदा का लड्डू था वो वैसा बिखर गया, तो मृदा को पानी की आवश्यकता है ना, पानी की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरा देखते बच्चों, सूचक फसल, है ना। सूचक फसल द्वारा पता कर सकते हैं कि हमको हमारी मृदा में पानी की आवश्यकता है। तो सूचक फसल कौन सी बच्चों, मक्का, है ना। हमारी सूचक फसल क्या है बच्चों, मक्का। मक्का की फसल क्या है हमारी, सूचक फसल। इसके द्वारा बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं हम लोग कि हमारी मृदा को पानी की आवश्यकता है ना। क्या करती है, पानी की शीघ्र कमी को बता देती है मक्का। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट कौन कौन से देखे बच्चों, जो व्यवसायिक विधि से था, सॉरी व्यवहारिक विधि से था। तो कौन कौन से पॉइंट थे बच्चों, पहला क्या था, दोपहर के समय हम लोग कोई बचपन में, हम लोगों ने कोई प्लांट लगाए होंगे तो हमको पता चल जाता है ये वाली विधि से, तो है ना, कि पानी की आवश्यकता है, हमको पानी डाल देना चाहिए हमारे पौधे में, है ना। तो मुरझा जाती है और गहरे रंग की दिखाई देने लग रही थी, है ना। दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा हमारा था कि स्पर्श करने से पता चल रहा था, है ना, स्पर्श करने से पता चल रहा था। तीसरा क्या था, लड्डू खेल रहे थे हम लोग, लड्डू बना रहे थे, है ना। तीसरा हम लोग लड्डू बना के चेक कर रहे थे कि हमारी मृदा में पानी की आवश्यकता है
है या नहीं। चौथा क्या था, सूचक फसल, जैसे कि मक्का को लगा रहे हैं, मक्का को लगाएंगे तो उसकी जड़ें कैसी ऊपर आ जाती है ना, तो सूचक फसलें के रूप में मक्का को लगा रहे थे, जिससे हमें अच्छे से पता चल रहा था कि हमारी मृदा को पानी की आवश्यकता है ना, या सिंचाई की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक विधि, है ना। वैज्ञानिक विधि की बात करते बच्चों, तो हमारी वैज्ञानिक विधि में पहली आती है मृदा नमी प्रतिशत की सीधी गणना करना। मृदा नमी प्रतिशत की सीधी गणना करने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले सॉइल का सैंपल लेना पड़ता है ना। सॉइल का सैंपल लेना पड़ता है मतलब हम लोगों को मृदा इकट्ठा करनी पड़ेगी। आपके जिस खेत में मृदा को सिंचाई की जरूरत है, उसको पता करने के लिए हमको वैज्ञानिक विधि से पहले हम उसका सैंपल लेंगे, है ना। किसका, मृदा का सैंपल लेंगे, है ना। मृदा का सैंपल लेते आता है आप लोगों को, है ना, तो आता है या नहीं आता बच्चों, है ना। तो मृदा का सैंपल लेंगे, मृदा का सैंपल लेने के लिए हम लोग अपनी फील्ड से मृदा उठाएंगे, है ना। अपनी फील्ड से मृदा ले ली हम लोगों ने। अब मृदा भी ऐसी जगह से नहीं लेना है कि हम लोगों को मेड़ से मृदा उठाने, है ना। मृदा सैंपल के लिए भी वो ट्रिक होती है ना, तरीका होता है मृदा सैंपल की, खेतों के बीचों से लेना चाहिए, है ना, मेड़ के किनारे से, मेड़ की मृदा नहीं लेनी चाहिए, है ना, सैंपल के लिए भी। तो कहाँ की मृदा लेंगे बच्चों सैंपल के लिए भी, हम लोग मेड़ के बीचों बीच की मृदा। अब हमारा 1 हेक्टेयर खेत है, तो हम लोग एक ही जहाँ पर बीच जगह की मृदा लेंगे क्या, नहीं, है ना। हम लोग अलग अलग जगह की मृदा लेंगे। अब बहुत सारी मृदा हो जाएंगी तो उसको टुकड़े में डिवाइड करते हैं ना, वो हम एक दिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग की मृदा सैंपल कैसे लिया जाता है। अभी हम देख रहे थे वैज्ञानिक विधि, है ना। वैज्ञानिक विधि में हम लोगों ने क्या देखे, मृदा नमी प्रतिशत का सीधे गणना करना। तो मृदा नमी प्रतिशत की सीधे गणना करना में हम लोग इसको सैंपल लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम लोग मृदा को लेंगे। जब सैंपल लिए तब मृदा को लेंगे, है ना, तब मृदा को लेंगे और उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे और इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे, है ना। सॉरी, पहले उसकी प्रतिशत ज्ञात करेंगे, किसका, मृदा का, जो हमने लिया है उसका तुरंत वाला प्रतिशत ज्ञात करेंगे। उसके बाद उसे हॉट एयर ओवन में क्या करेंगे, हम लोग सुखाएंगे। किसे, मृदा को 105 डिग्री सेल्सियस पर उसे हॉट एयर ओवन में हम लोग सुखाएंगे मृदा को। उसके बाद क्या करेंगे, उसका फिर हम लोग क्या लेंगे, उसकी फिर प्रतिशत लेंगे और फिर उन दोनों को हम लोग सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। किसको, हम लोग मृदा के सैंपल के लिए, इसमें गणना करने के लिए, है ना। उसके बाद दूसरी विधि आती है बच्चों, मृदा पृष्ठीय तनाव या टेंसोमीटर विधि द्वारा क्या करना, मृदा की गणना करना। टेंसोमीटर विधि द्वारा भी मृदा की गणना की जाती है। ये क्या होती है, कांच की होती है, नीचे से छिद्र होता है तथा यह क्या होती है, कांच की होती है ना। इसके द्वारा क्या होता है, टेंसोमीटर द्वारा मृदा की नमी ज्ञात कर सकते। तथा तीसरी क्या होती है बच्चों, विद्युत अवरोधी विधि द्वारा हम लोग मृदा की गणना करते हैं, है ना। उसके बाद हमारी चौथी, न्यूट्रॉन मीटर। याद रखना बच्चों, मृदा की गणना, मृदा में सिंचाई की आवश्यकता है तो मृदा में सिंचाई की कब आवश्यकता पड़ती है, किससे ज्ञात करते हैं, तो याद रखना न्यूट्रॉन मीटर विधि द्वारा तथा फिर लाइसोमीटर विधि द्वारा तथा रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, हम लोग इसकी गणना करते हैं कि हमारी मृदा को पानी की आवश्यकता है या हमारी फसल को पानी की आवश्यकता है। इसके बाद देखते बच्चों, सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं ना। सिंचाई के स्रोत की सिंचाई किन किन द्वारा, किस किस माध्यम से की जाती है। तो सिंचाई की बात करते बच्चों, तो सिंचाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, है ना। सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर में पहली सतही सिंचाई स्रोत और भूमिगत सिंचाई स्रोत, है ना। पहले क्या था, सतही सिंचाई स्रोत और दूसरा क्या था, भूमिगत सिंचाई स्रोत, है ना। तो जिसमें सतही सिंचाई स्रोत में क्या क्या आता है, तालाब, नदियाँ, नहरें, अन्य स्रोत जैसे झीलें, झरने आती है किसके अंतर्गत, तथा हाँ, झीलें, झरने, तथा इसके बाद भूमिगत स्रोत में कुएं, नलकूप, हैंडपंप और पातालकोट कुआं क्या आती है, इसके अंतर्गत आती है, भूमिगत जल स्रोत के अंतर्गत आती है ना। सतही स्रोत में हम लोगों ने क्या देखे, सतही स्रोत में तालाब आ रहा था। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग तालाब से सिंचाई कर रहे थे, नदियों से सिंचाई कर रहे थे, है ना, और नहरों से सिंचाई कर रहे थे। अपने एमपी में नहरों से सिंचाई अधिक करते हैं ना, नहरों से सिंचाई। नदियों में गंगा नदी से सर्वाधिक सिंचाई होती है, नदियों में गंगा नदी से सिंचाई अधिक होती है ना। और ये 15% दक्षिण भारत साइड में इससे सिंचाई की जाती है, तालाब से सिंचाई की जाती है ना। उसके बाद नलकूप की बात आती है ना, नलकूप, कुएं, इन सब से सिंचाई की बात आती है। इसके यूपी में किसके द्वारा, कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ना। हैंडपंप, पातालकोट कुआं द्वारा सर्वाधिक तो नहीं की जाती, परंतु पातालकोट कुएं द्वारा भी क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये देख लिया आप लोगों ने किसके द्वारा सिंचाई की जा रही है, किस किसके द्वारा,
द्वारा सिंचाई की जा रही है ना, किसके द्वारा, तालाब, नदी, नहर, है ना, झीलें, झरने, इनके द्वारा। ये कैसे है, सतही स्रोत है। और भूमिगत स्रोत में ये कुएं, नलकूप, हैंडपंप, ये बिजली द्वारा है ना। ये अब नलकूप, हैंडपंप, ये हैंडपंप में तो बिजली नहीं लगेंगी, परंतु ये नलकूप में तो हम लोगों को बिजली लगेंगी, है ना। पानी उठाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। हैंडपंप, पातालकोट, कुआं द्वारा क्या कर रहे थे हम लोग, सिंचाई कर रहे थे। इसके बाद देखते बच्चों, सिंचाई की विधियों की बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या विधि होती है ना, किसकी सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है। तो पहली देखिए बच्चों, पृष्ठीय सिंचाई विधि है ना, जिसको सरफेस इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, पृष्ठीय सिंचाई विधि, है ना। क्या थी बच्चों, पृष्ठीय सिंचाई विधि, जिसको हम लोग सरफेस इरिगेशन या सतह सिंचाई, पृष्ठीय सिंचाई विधि के रूप नाम से जानते हैं, है ना। या दूसरी हमारी क्या है, पहली हमारी थी पृष्ठीय सतह सिंचाई विधि या सरफेस इरिगेशन, दूसरी अधोसतह या अधोपृष्ठ विधि, है ना। और तीसरी क्या थी, बूंद बूंद सिंचाई या टपक विधि, और चौथी थी हमारी बौछार विधि, है ना। ये 4 मेथड है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, पृष्ठीय सिंचाई विधि के बारे में देखते हैं। पृष्ठीय सिंचाई विधि में हम लोग इसकी कैसे होती है, या इरिगेशन कैसी होती है, कितने % क्षेत्रफल पर इससे सिंचाई की जाती है की बात करते हैं। तो इस विधि में जल स्रोत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता है। मतलब मतलब खेत में हम लोग अगर पानी क्या कर रहे हैं, सींच रहे हैं ना, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या कहा जाता है, इसमें सतह विधि द्वारा इसे क्या कहते हैं, पानी जाता है। जैसे कि इसके बाद यह सिंचाई विधि सबसे अधिक प्रचलित है तथा इसे 90% या 95% से ज़्यादा भाग इसी विधि द्वारा सींचा जाता है, तथा यह विधि समतल भूमियों के लिए उपयुक्त है, किंतु ऊंची नीची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि समतल विधि के नाम से ही जान रहे हैं ना, सॉरी, सतह विधि के नाम से ही जान रहे हैं हम लोग इसको। किस विधि को, पृष्ठीय सिंचाई विधि को किस नाम से जान रहे हैं, सतह विधि के नाम से या सरफेस इरिगेशन के नाम से ही जान रहे हैं ना। इस विधि में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक किनारे से, है ना, एक किनारे से सिंचाई कर रहे हैं। तो इसका एक किनारे पर सिंचाई करने पर इसका पानी कहाँ जा रहा है, हमारे दूसरे किनारे पर, या दूसरे किनारे पर हमारा इसका पानी जा रहा है। तथा यह सिंचाई 90 से 95% एरिया में इसी विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। किस विधि द्वारा, सतही सिंचाई विधि द्वारा ही खेती की जाती है ना। देखिए 90 से 95% अधिक भाग में इसी विधि द्वारा क्या करते हैं, इसी विधि द्वारा खेतों में सींचा जाता है। यह विधि समतल भूमियों में तो उपयुक्त है। सतह की बात करें, अब एक सतह रहेंगी, बराबर सतह रहेगी, तो ये छोर से वो छोर पानी जाने में आसानी होंगी, है ना। अब समतल रहेंगी या सतह बिल्कुल प्लेन रहेंगी, तो ये छोर से वो छोर पानी तो आसानी चल जाएगा। परंतु ऊंची नीची भूमि रहेंगी, है ना, जैसे कि कुछ ऊंची है कुछ नीची है ना, तो नीचे तरह से पानी डालेंगे तो नीचे सतह पे पानी जाएगा, तो ऊपरी सतह पानी जाएगा, फिर नीचे सतह पे सिंचाई करेंगे तो नहीं जाएगा। तो ऊंची नीची सतह या पहाड़ी इलाकों में इसके द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है ना। इसके बाद देखते बच्चों हम लोग हमारी दूसरी विधि। इसके पहले दूसरी विधि देखने से पहले हम देखते हैं जल नियंत्रण के आधार पर सिंचाई विधियां, है ना, जिसमें कौन कौन सी इसी के अंतर्गत आती है, सतही सिंचाई के अंतर्गत। इसके बाद देखिए इसमें क्या थी, बाढ़कृंत, है ना, ये या तोड़ विधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्यारी विधि, उसके बाद थाला, है ना, उसके बाद सीमांत पट्टी या कुड़ सिंचाई, है ना। इन सब के नाम से इसे किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे हम लोग, सिंचाई के अंतर्गत पढ़ रहे थे ना। अब बाढ़ क्रंत विधि की बात करते, किसकी बात करते बच्चों हम लोग, बाढ़ क्रंत विधि की बात करते हैं। तो इस विधि में आप लोगों ने नाम से ही पता हो रहा होगा बच्चों कि ये विधि कैसी है ना। बाढ़ विधि, यह विधि कैसी है बच्चों, जिसमें हम लोग पानी बिल्कुल एकदम से छोड़ते हैं, है ना। जैसे कि धान के खेत में देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, पानी क्या होता है, बहुत सारा पानी खेत में चले जाता है, या धान की फसल को बहुत सारा पानी लगता है, बिल्कुल बाढ़ के टाइप
टाइप ही, है ना, बिल्कुल आधा पौधा डूबा रहता है उसका। तो इसमें क्या करते हैं, बाढ़ की तरह पानी छोड़ा जाता है ना। जैसे कि पुरानी व सबसे प्रचलित विधि के रूप में जानी जाती है। कौन सी? पुरानी व सबसे प्रचलित विधि के रूप में जानी जाती है हमारी बाढ़ बाढ़ विधि। एक सेकेंड रुकिए। हमारी बाढ़ विधि की बात कर रहे थे, तो बाढ़ विधि फ्लोर मेथड की बात कर रहे हैं। यह विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पानी सस्ता, जल प्रवाह अधिक होता है, वहाँ यह विधि अपनाई जाती है। इसकी जल उपयोग दक्षता तथा अन्य पृष्ठ विधि की तुलना में क्या होती है? सबसे कम होती है ना। इसमें क्योंकि पानी का नुकसान अधिक होता है, जैसे कि मैंने बताई आप लोगों को। इसमें क्या होती है? पुरानी विधि है और इसमें पानी अधिक लगता है। धान के खेत में पानी अधिक लगता है, तो इसमें भी अब नाम से ही बाढ़ पता चल रहा है बच्चों, तो बाढ़ जैसे ही पानी होगा ना, कि बहुत सारा पानी छोड़ दी हमने एक साथ खेत में, है ना, तो बाढ़ विधि। इसमें नमी का वितरण समान रूप से नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नमी का वितरण समान रूप से नहीं होता है, पानी का सबसे ज़्यादा हास्य होता है। और यह किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो धान के खेत के लिए ही उपयुक्त विधि है। धान के खेत के लिए ही उपयुक्त विधि है। धान के खेत के लिए ही उपयुक्त विधि है, या धान के खेत के लिए सिंचाई के लिए ही उपयुक्त विधि है हमारी। कौन सी? बाढ़ विधि, है ना। देखिए उसके बाद क्यारी व पट्टी विधि की बात करते हैं ना। कौन सी हमने पहले कौन सी देखे? बाढ़ विधि, है ना। बाढ़ विधि में क्या हो रहा था? नाम से पता चल रहा था, उत्पलन विधि, है ना, फ्लोर मेथड। जिसको क्या कर रहे थे हम लोग? एकदम से पानी छोड़ रहे थे और एकदम से जा रही थी, है ना। उसके बाद बात किसकी आती है? हमारी क्यारी व पट्टी विधि की बात आती है। तो क्यारी व पट्टी विधि में आती है, देखिए, यह सिंचाई की विधि सभी पृष्ठीय सिंचाई विधियों में से प्रचलित विधि है ना। कैसी विधि है ये? प्रचलित विधि है। इस विधि का प्रयोग खाद्यान्न तथा चारे वाली फसलों में अधिक किया जाता है ना। और बाढ़ विधि का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था? धान वाले धान की फसल, जैसे धान की फसलों में अधिक किया जा रहा था, है ना। और इसका खाद्यान्न तथा चारे वाली फसलों के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी जल उपयोग दक्षता अन्य पृष्ठीय विधियों की तुलना में सबसे अधिक होती है तथा इसमें श्रम भी क्या होते हैं? की आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें अधिक श्रमों की आवश्यकता भी पड़ती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्यारी व पट्टी विधि की बात कर रहे हैं। अब श्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती होगी? अगर हम बाढ़ विधि से सिंचाई करेंगे तो हम लोगों को श्रम की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। एकदम से पानी खोलेंगे, एकदम से बाढ़ के रूप में जाएगा, पूरे खेत में वो पानी ही पानी हो जाएगा, है ना। और क्यारी व पट्टी विधि में धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे हम लोग, है ना। पहले हम लोगों को क्या बनानी पड़ेगी? क्यारी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? क्यारी बनानी पड़ेगी। क्यारी क्यों बनानी पड़ेगी? या पट्टियाँ क्यों बनानी पड़ेंगी? क्योंकि उसमें से पानी जाए, है ना, पानी जाए और इधर उधर ना हो। जैसे नालियाँ बनाएंगे हम लोग ऐसी, है ना, तो ऐसी क्यारियाँ बनाएंगे जिसमें से हमारी क्या? पानी जाए, है ना। अब ये क्यारी बनाने के लिए भी क्या लगेगा हम लोगों को? श्रमिक लगेंगे, है ना। श्रमिक लगेंगे। इसमें क्या होती है? इसलिए श्रमिकों की अधिकता होती है या अधिक लगते हैं, जिससे कि क्या कर रहे हैं? हमारी लागत भी थोड़ी लग रही है ना। क्या हो रही है? श्रमिक अधिक लग रहे हैं तथा क्या हो रही है? लागत भी अच्छी अधिक लग रही है हम लोग। किस में? क्यारी विधि में। कहाँ किस में अपनाते हैं? गेहूँ चना, है ना, गेहूँ चना इन सब के इसमें अपनाते हैं हमारी क्या? क्यारी व पट्टी विधि। लिख लीजिए, गेहूँ जौ चना, गेहूँ जो आप लोगों ने देखे होंगे ना बच्चों कि हमारी क्यारी विधि किस में अपना रहे हैं? गेहूं जौ चना, है ना, इन फसलों में हम लोग अपना रहे हैं। कौन कौन सी? गेहूं जौ चना और सरसों में हम लोग क्यारी व पट्टी विधि क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना रहे हैं। इसके बाद देखते बच्चों थाला विधि, है ना। थाला विधि की बात करते बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे, कोई पार्क गए हो बच्चों आप लोग, तो पार्क में आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। बड़े बड़े पेड़ों के आसपास ऐसे क्या बना देते हैं? ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ के आसपास ऐसे गोला बना देते हैं ना, ऐसा गोले में पानी ठहरा रहे करके बना देते हैं। तो थाला विधि हम लोग उसे समझते हैं ना। तो देखिए उसी समझते, यह विधि बगीचों में सिंचाई के लिए अपनाई जाती है ना। बगीचों में सिंचाई के लिए अपनाई जाती है।
पेड़ के तने के चारों ओर क्या करते हैं, थाले से सिंचाई की जाती है। इस विधि का प्रयोग करने पर बगीचों में खरपतवार कम उगते हैं, है ना। थाला विधि से सिंचाई करने पर बगीचों में क्या हो रहे बच्चों, खरपतवार कम उग रहे हैं। तथा इसमें मैंने बताया आपको कि आप लोग पार्क गए होंगे तो पार्क में देखे होंगे आप लोगों ने कि बड़े बड़े पेड़ हो, उद्यानिकी पेड़ हो, उनके आसपास क्या करते हैं, ऐसा गोला राउंड बना देते हैं जिससे कि पानी इधर उधर फैले ना और पानी किसको ही मिले, पेड़ को ही मिले, है ना। तो ये विधि आपको याद रहेंगी कि थाला विधि कैसी है, किसमें अपनाई जाती है, बगीचों या उद्यानिकी पौधों के लिए अपनाई जाती है ना। याद रहेंगी बच्चों आपको थाला विधि। उसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग सीमांत पट्टी विधि, है ना। क्या देखते हैं, सीमांत पट्टी विधि। यह विधि सघन तथा विरल पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यह विधि बुलाई भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कैसी भूमियों के लिए, बुलाई भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। पहली, सिंचाई करने पर ही खेत में मेड़ बिगड़ जाती है ना। क्या करते हैं, इस विधि सिंचाई करने पर मेड़ बिगड़ जाती है, मतलब कि आपके खेत के में आपने मेड़ बनाए होंगे, है ना। मेड़ बनाए होंगे तो इस सिंचाई करने पर क्या होती है, मेड़ बिगड़ जाती है, मेड़ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जल का वितरण समान रूप से नहीं होता है। खड़ी फसलों में सभी कृषि क्रियाएं आसानी से नहीं की जाती। तो ये विधि लगाने का कोई अपने को मतलब ही नहीं है ना, जिससे नुकसान नुकसान हो रहा है। पहले तो हमारी मेड़ हट रही है ना, मेड़ उथल पुथल हो रही है ना। उसके बाद क्या हो रही है, खड़ी फसल में इसको हम लोग क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, सीमांत, है ना, सीमांत पट्टी विधि की। इसके बाद देखते बच्चों हमारी नेक्स्ट विधि कुड़ विधि की बात करते हैं। कुड़ विधि की बात करते हैं। इस विधि कुड़, एक सेकंड रुकिए बच्चों। कुड़ विधि की बात करते बच्चों हम लोग। तो कुड़ विधि में क्या देखे हम लोगों ने, इस विधि का प्रयोग मेड़ों में बोई जाने वाली फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, आलू, शकरकंद, चुकंदर, कपास, टमाटर, तंबाकू तथा सब्जी वाली के लिए क्या होती है, हमारी ये आवश्यक होती है। तथा सब्जी वालियों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। किस विधि, कुड़ विधि की बात कर रहे हैं। इस विधि का प्रयोग बुलाई भूमियों में नहीं किया जाता है। इसके पहली वाली भी बुलाई भूमि में किया जा रहा था, क्या प्रयोग नहीं किया जा रहा था, है ना। सिंचाई करते समय मेड़ का 1 से 2 भाग ही सिंचाई करते हैं। मेड़ का कितना भाग, 1/3 भाग, सॉरी 2/3 भाग क्या करते हैं, ही सिंचाई करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या देख रहे हैं, किन किन फसलों को, ये याद रखिए कि कौन सी विधि किस फसल में काम आ रही है ना। तो इस विधि को क्या कर रहे थे हम लोग, इस विधि में हम लोग किस किस फसल को लगा रहे थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, आलू, शकरकंद, चुकंदर, कपास, तंबाकू तथा सब्जी वाली फसलों में इसके से सिंचाई कर रहे थे। इसका प्रयोग कैसी भूमि में नहीं कर रहे थे, तो बुलाई दोमट मृदा में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, इस विधि का प्रयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद सिंचाई करते समय मेड़ का 2/3 भाग क्या कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट विधि क्या है, हमारी नेक्स्ट विधि अधोसतह या अधोपृष्ठ सिंचाई विधि, है ना। बी वाली विधि जो हम लोगों ने ऊपर देखे थे वो क्या थी, अधोसतह या अधोपृष्ठ सिंचाई विधि की बात कर रहे थे। तो इस विधि में सिंचाई मृदा के निचले स्तर में एक निश्चित गहराई पर करते हैं। इसके लिए उपयुक्त गहराई पर छिद्र युक्त पाइपलाइन या टाइल्स की नालियां बनाई जाती है ना। तो कैसी विधि कहलाई, ये महंगी विधि के रूप में कहलाई। कैसी विधि कहलाई बच्चों, ये महंगी विधि के रूप में कहलाई, क्योंकि छिद्र युक्त पाइपलाइन, अब पाइप लगाएंगे तो पैसा लगेगा, है ना। टाइल्स युक्त नालियां बनाएंगे तो पैसा लगेगा, परंतु कैसी नाली बनेगी, पक्की नालियां बन जाएंगी, है ना। एक निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है और इन्हीं नालियों में पानी प्रभावित किया जाता है। तो आप लोग इस विधि को महंगी विधि ही बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पाइप लग रहे हैं, है ना। और क्या लग रहे हैं, टाइल्स वाली नालियां या पक्की नालियां ही बन रही है। इसके एक एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि क्या लग रहा है, हम लोग
को हम लोगों को एडवांटेज में क्या लग रहा है कि पक्की नालियाँ बन जाएंगी, बार बार फिसलने का डर नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नालियाँ बन जाएंगी, है ना। और डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि छोटे फार्मर जो होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना, किसको, हमारी अधोसतह विधि को, क्योंकि इसमें खर्च अधिक लग रहा है ना। यह विधि केरल में नारियल के बागानों तथा जम्मू कश्मीर में सब्जियों के सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है ना। और हमारे देश में यह विधि बहुत कम प्रयोग की जाती, साफ साफ लिख लेना, हमारे देश में यह विधि बहुत कम अपनाई जाती, बहुत कम अपनाई जाती है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद देखिए, इस विधि का प्रयोग करने पर खरपतवार कम उगते हैं ना। इस विधि के एक और क्या है एडवांटेज कि इसमें इसका प्रयोग करने पर खरपतवार कम उगते हैं तथा भूमि सतह पर मेड़ या सिंचाई नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो टोटल बोल सकते हैं कि खर्चीली विधि है, महंगी विधि है ना। महंगी विधि है, खर्चीली विधि है, हम तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना। मतलब कम उसका फार्मर, या जो फार्मर अधिक खर्च या लागत से अपनी खेती करना नहीं चाहता या सीमांत खेती करना चाहता है, वो फार्मर क्या है, इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये महंगी विधि है, हमारे देश में भी कम प्रचलित है ना। इस पर देख लीजिए, प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक होती है और मरम्मत में खर्च भी आता है। अब टाइल्स वाली नालियाँ बनाएंगे तो मरम्मत में खर्च तो आएगा ही आएगा, है ना। पाइप लगाएंगे तो मरम्मत में खर्च तो आएगा ही आएगा, है ना। और महंगी तो लगेंगी ही लगेंगी, बार बार मरम्मत करानी पड़ेंगी, तो है ना। तो हम लोगों ने देख लिए यह विधि में क्या देखे हम लोगों ने, महंगी विधि है, हमारे देश में प्रचलित नहीं है, तथा टाइल्स से बन रही, पाइपलाइन लग रही, पक्की नालियाँ बन रही है ना। तो इस विधि को हम लोगों ने देखी। इसके बाद देखिए बच्चों, बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात करते हैं हम लोग बच्चों। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन में आप लोगों ने देखे होंगे, बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन कहाँ देखे होंगे आप लोगों ने, नर्सरी में देखे होंगे, है ना। नर्सरी मतलब अच्छा KG1 KG2 वाली नर्सरी नहीं, है ना, हमारे प्लांट की नर्सरी, है ना। बच्चों की नर्सरी भी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी नर्सरी होती है। और हमारे प्लांट, हम एग्रीकल्चर वाले, अगर हमको कोई नर्सरी बोलेगा तो हम तो बच्चों की नर्सरी नहीं, हम अपनी नर्सरी ले जाएंगे। अपनी नर्सरी मतलब हमारे प्लांट ग्रीन हाउस पॉली हाउस वाली नर्सरी ले जाएंगे, है ना। तो हमारी नर्सरी क्या है बच्चों, हमारी नर्सरी हमारी ग्रीन हाउस पॉली हाउस वाली नर्सरी है ना, जिसमें हमारे प्लांट रहते हैं ना, छोटे छोटे पौधे रहते हैं, जिनको हम नर्सरी से कहाँ, मेन फील्ड में अप्लाई करते हैं, हमारी वो वाली नर्सरी होती है ना एग्रीकल्चर वालों की। तो हम लोग बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन की, है ना। तो पौधों में सीधे जड़ क्षेत्र में ड्रिप द्वारा बूंद बूंद पानी देना बूंद बूंद सिंचाई कहलाता है बच्चों। ड्रिप इरिगेशन, है ना, और स्प्रिंकल इरिगेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सिंचाई में। तो ड्रिप इरिगेशन को ध्यान से देखिए, है ना। इस विधि का प्रयोग बाग बगीचों में लगे पौधे सिंचाई में की जाती है। इस विधि का विकास सबसे पहले इजराइल में किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले इजराइल में किया गया था। ये विधि में चित्र दिख रहा है कि बच्चों आप लोगों को, देखिए, भूलना इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, पर देखिए ये क्या है बच्चों, एक सेकेंड रुक जाइए, ये मेथड अच्छे से समझिए आप। ये क्या है, हमारे पाइप है ना, ये क्या है बच्चों, पाइप है ना, और यहाँ पर ये प्लांट लगे हैं, आपको दिख रहा है बच्चों, ये पाइप है ना, ये पाइप है, और यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों, है ना, ये खाली स्लाइड में बता रही हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई, फील्ड हो गई, ये हमारी बूंद बूंद सिंचाई के लिए हमारी फील्ड हो गई। तो ये हमारे प्लांट लगे हैं, ये हमारे प्लांट, एक सेकेंड में प्लांट बना लूँ, है ना। हमको नर्सरी वाले प्लांट हो, बड़े पौधे हो, प्लांट बढ़ाने हैं, है ना। बड़े पौधों में तो ये विधि उतनी प्रचलित नहीं है, क्यों, क्योंकि बड़े पौधों में क्या होता है, पानी अधिक लगता है, और इतना पानी हम लोग लाएंगे क्या, है ना, नहीं। इसका एक एडवांटेज बहुत माना जाता है, किसका, ड्रिप इरिगेशन का, कि पानी की बचत अधिक होती है। जबकि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लग रहा था, हमारी बाढ़ विधि में लग रहा था ना, कि एकदम से पानी डाल दिए तो बिल्कुल पूरे खेत में फैल गया। तो इसमें ऐसे पौधे लगे होते हैं, तो इनके बीच में क्या होती है, ये हमारे पाइप लगे होते हैं ना, ये ऐसे पाइप लगे होते हैं,
पेड़ों में, ऐसे पेड़ों की कुछ लोग पाइप जड़ों के पास लगाते हैं, है ना। तो ये पाइप लगे होते हैं ऐसे जड़ों के पास। तो इससे क्या होता है, इधर इसमें नोजेल लगा होता है, किसमें, इसको कंट्रोल करने के लिए नोजेल लगा होता है। दो विधियों में कंट्रोल करने के लिए नोजेल, एक ड्रिप इरिगेशन और एक स्प्रिंकल इरिगेशन में नोजेल की बहुत आवश्यकता होती है। तो इनमें नोजेल लगा होता है, तो उधर से कंट्रोल होता है। नोजेल में क्या, नोजेल ऑन करेंगे तो इस नालियों से पानी, यहाँ पर नोजेल लग, इसका मुख्य एक बड़ा पाइप होगा, है ना। इनके लिए अब सप्लाई के लिए भी पाइप होगा, तो इसका मुख्य बड़ा पाइप होगा। इधर क्या होगा, नोजेल होगा, बिल्कुल ऐसा चक्रा वाला नोजेल होता है, आपने देखे होंगे, ऐसा पानी की टंकी में लगा होता है तो वो ऐसा करते हैं ना। पर ये वाला क्या होता है, गोल है, चक्रा वाला नोजेल होता है। इसको ऐसा ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा पानी क्या होगा, यहाँ से पानी हमारी ये सारी फील्ड में जाएगा, इस सारी फील्ड बोल रही हूँ, पाइप में जाएगा। और इन पाइपों से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा पानी, है ना। इन पाइपों से यहाँ जाएगा, ये पूरे पाइपों में पानी चला जाएगा। नोजेल ऑन करने की बात करें बच्चों हम लोग, है ना। नोजेल ऑन किए तो हमारा पूरा पानी कहाँ चले गया, हमारे पाइप में चला गया, जो हमारे प्लांट के पास था उन पाइपों में पानी चला गया, है ना। अब इन पाइपों में भी पौधों के पास, है ना, प्लांट के पास क्या होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं, है ना। प्लांट की जड़ों के पास क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये छिद्रों के द्वारा, इस छिद्रों के माध्यम से प्लांट की जड़ों में पानी क्या होगा, पूरे टाइम मिलते जाएगा। या जब भी फसल को हमें लगे कि प्लांट में पानी नहीं है, तो इन छिद्रों के माध्यम से पानी कहाँ होगा, पेड़ों को होगा। तो इससे एक फायदा क्या होगा बच्चों, इससे एक फायदा ये होगा कि हमारी सबसे का मतलब पानी कम खर्च होगा, आवश्यकता होने पर पानी मिल रहा है। और पानी भी कहाँ मिल रहा है बच्चों, एकदम जड़ों में मिल रहा है ना। आप लोग देख रहे हो एकदम जड़ों में पानी मिल रहा है ये, और पानी भी कम लग रहा है। नोजल ऑन करो ऑफ करो, बिल्कुल जड़ों के पास पानी पहुंच रहा है ना। तो ये क्या होती है, हमारी बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चों। बूंद बूंद सिंचाई में डायरेक्ट कहाँ पर हम लोगों का पानी जा रहा है, पौधों की जड़ों में पानी जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है, नोजेल तथा पाइप लाइनों के माध्यम से पौधों की जड़ों में पानी जा रहा है ना। तथा यह सबसे चीज एक जाती है कि यह विधि किसने लाया था, है ना, और यह विधि कहाँ से लाई गई थी। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया बच्चों, कैसे होगा। हम लोग ये नोजल को देखो, ये नोजल मैंने पकड़ी, मैं एक फार्मर हूँ, है ना, आप मुझे फार्मर मान लीजिए, मैं एक फार्मर हूँ मैं फार्मर, है ना। तो मैंने क्या करी, ये नोजल ऑन करी, ये नोजल ऑन करी, नोजल ऑन करी, यहाँ से पानी गया कहाँ, मुख्य पाइपलाइन में गया, है ना। यहाँ पानी गया, यहाँ से पानी कहाँ गया, मेन इसमें हमारे जहाँ पर प्लांट के यहाँ नीचे पाइप लगे, छोटे छोटे पाइप लगे हैं, वहाँ पानी गया, सारे इसमें पानी चले गया। अब वो पाइपों के पास कहाँ पर छिद्र है, जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर क्या है, छिद्र है। तो ये पौधे हैं, उसके पास ही क्या है बच्चों, ये छिद्र है। तो छिद्र के माध्यम से उनकी जड़ों में पानी मिल रहा है। तो इतना पानी की बचत आपने किसी विधि में देखे कि, हमने इतनी सारी विधि पढ़ ली है, उसमें से किसी विधि में भी हमने देखे कि इतने पानी की बचत नहीं है ना। तो कितना अच्छा पानी मिल रहा है इन लोगों को। तो ये क्या है, हमारी बूंद बूंद सिंचाई विधि, है ना। बच्चों आपको समझ में आया इस विधि के बारे में, है ना। बच्चों क्वेश्चन पूछता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं ना, और सतह विधि से, है ना। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में क्या हो रहा है, इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, इजराइल में हुआ, है ना। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहाँ हुआ, इजराइल में इसका विकास हुआ। कहाँ पर हुआ, इजराइल में इसका विकास किया गया। इसके जन्मदाता, है ना, किसको कहते हैं, इसके जन्मदाता कृषि इंजीनियर स्मच बेस को कहा जाता है। किसे, स्मच बेस को क्या कहते हैं, इसके जन्मदाता किसके, है ना, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि के फादर किसे कहते हैं हम लोग, स्मच बेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसके फादर कहते हैं। किसके, बूंद बूंद सिंचाई विधि के। इस विधि को तथा इस विधि को कब 1959 में इन्होंने विकसित किया। कब, 1959 में इन्होंने क्या किया, विकसित किया। स्मच बेस ने इजराइल में सबसे पहले बूंद बूंद सिंचाई विधि विकसित की गई। इन्होंने, ये क्या थे, कृषि इंजीनियर थे स्मच बेस, और इन्हीं ने विकसित किया इस विधि को। कब किया, 1959 में विकसित किया, है ना। उसके बाद बात आती है
कि यह विधि भारत कब आई, है ना। तो यह विधि भारत कब आई बच्चों, तो 1970 में। कब बच्चों, 1970 में ड्रिप इरिगेशन को भारत में लाया गया। कब, 1970 में ड्रिप इरिगेशन को भारत में लाया गया, या भारत में इस विधि के द्वारा सिंचाई की गई या सिंचाई प्रारंभ की गई, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं ना। इस विधि का प्रमुख भाग ड्रिपर है या नोजेल है। इस तथा इसके एडवांटेज और क्या होते देखिए, इस विधि में पानी के साथ साथ उर्वरकों को आसानी से दिया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, पानी के साथ साथ उर्वरकों को क्या करते हैं, आसानी से दिया जा सकता है। इस विधि में जल उपयोग दक्षता क्या होती है, अन्य विधि जैसे पृष्ठीय सिंचाई विधि, अधोसतह सिंचाई विधि, बौछार सिंचाई विधि की तुलना में अधिक होती है ना। क्या होती है, किन विधियों की तुलना में क्या होती है, जल उपयोग दक्षता अन्य विधि की तुलना में क्या होती है, बताइए। अधिक होती है। कौन कौन सी विधि, पृष्ठीय सिंचाई विधि, अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि और बौछार विधि की तुलना में। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन अच्छे समझ में आई होंगी, है ना। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में हम लोगों ने क्या देखे, अभी हम लोगों ने देखे कि इजराइल से लाई गई है, स्मज बेस ने लाए है ना। तो 1970 में हमारे भारत में लाई गई। इसके बाद बात आती है बच्चों बौछार विधि की। किसकी, बौछार विधि की। सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ना बौछार विधि का। बौछार विधि का देखो, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। आप लोग ये विधि को देखे होंगे बिल्कुल। ये नालियां है ना। ये नालियों में क्या छिद्र नोजेल लगा के इसमें भी बौछारों की तरफ पानी निकल रहा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल दूर दूर तक क्या हो रही, इससे खेत सींचा जा रहा है। ये विधि से बिल्कुल पानी की तरफ, फवारे की तरह दिख रहा है। इसको बौछार विधि के नाम से जानते, देख लो इसको अच्छे से, बौछार विधि को, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, बौछार विधि के बारे में। आप बौछार विधि की बात करते बच्चों, तो बौछार विधि देखिए, पौधों में वर्षा के रूप में, बौछार के रूप में नोजेल द्वारा पानी देना बौछार सिंचाई कहलाता है। जहां यह विधि वहां अपनाई, सॉरी, पौधों के वर्षा के रूप में या बौछार द्वारा। आप लोग वर्षा भी ऐसी ही होती है ना, एकदम से जमजम से होती है, बहुत जोर जोर से होती है ना। तो वो भी वैसे ही कैसा होता है, ये बौछार विधि से भी पानी या सिंचाई वैसी ही होती है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डायग्राम में देखे, है ना, देखिए। और तथा इसमें एक चीज आप लोगों ने ये विधि कहाँ देखे होंगे, आप लोग गेहूं के खेत में अधिकतर ये विधि देखे होंगे ना। गेहूं के खेत में क्या होती है, ये विधि को अधिकतर प्रयोग किया जाता है ना। यह विधि कहाँ अपनाई जाती है, देखिए, जहाँ भूमि उथली तथा ढाल वाली होती, जहाँ भूमि उथली तथा ढाल वाली होती, वहाँ क्या होती है, इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग धान की फसल को छोड़कर सभी फसलों के लिए किया जाता है, क्योंकि धान की फसल की जलमांग अधिक होती है ना। क्यों धान की फसल में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि धान की फसल की जलमांग क्या होती बच्चों, अधिक होती है, इसलिए धान की फसल में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको पूछेगा बौछार विधि से सिंचाई करना किस फसल के लिए अनुपयुक्त है, या किस विधि सॉरी किस फसल में नहीं करते, तो धान के खेत में नहीं किया जाता है ना। और धान के खेत के लिए उपयुक्त विधि कौन सी थी, बाढ़ या उत्पलन विधि थी, है ना। इसके बाद देखिए, इस विधि का मुख्य भाग नोजेल है ना। नोजेल कंट्रोल करने के लिए नोजेल है ना। यह सबसे अधिक महंगी विधि है। इसमें महंगी क्यों है, पाइप लग रहे, नोजेल लग रहे, पूरे खेत में पानी भी, सॉरी पूरे खेत में पाइप बिछे जा रहे हैं ना। तो खर्च तो अधिक लगेगा ही लगेगा, पूरे खेत में पाइप बिछेंगे, नोजेल लगेंगे, सारा चीज महंगा ही महंगा हो जाएगा, है ना। तो यह विधि क्या है, एक महंगी विधि है। इसकी जल उपयोग दक्षता पृष्ठीय तथा अधोसतह सिंचाई की विधि की तुलना में अधिक होती है ना। इसके बाद देखिए, इस विधि में 15 पौंड वर्ग इंच में दबाव पड़ता है, तथा पाला तथा कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम होता है। कीड़े मकोड़े का प्रकोप कैसे कम होगा, जैसे कि पौधों में कीड़े मकोड़े लगे और इसमें क्या फवारे से पानी आ रहा है ना, तो पौधे कीड़े भी लगे होंगे तो क्या नीचे गिरेंगे, है ना। नीचे गिरेंगे तो पानी में हो जाएंगे, पानी में अब मरेंगे ही, है ना। तो देखिए, इसमें
प्रेशर से पानी आएगा या थोड़ा पानी बारिश के जैसे आएगा तो पत्तों पे गिरेगा, पत्तों पे ही कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो साफ होते जाएंगे, साफ हो जाएंगे तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप इसमें कम होता है। साग सब्जी तथा गन्ने की गुणवत्ता अच्छी होती है इसमें। कौन सी फसल के लिए? साग सब्जी तथा गन्ने की गुणवत्ता अच्छी होती है। तथा हम लोगों ने तो देखे हैं कि हमारे यहाँ पर गेहूं के लिए भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं ना, गेहूं की फसल के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो बौछार विधि, जिसको स्प्रिंकल मेथड बोल रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, वर्षा के पानी की तरह पानी आ रहा है इसमें बौछार से। तथा महंगी विधि है, पूरे खेत में हम लोग इसको पाइप बिछाए जा रहे हैं तथा नोजल से कंट्रोल हो रही है। तथा 15 पौंड वर्ग इंच का दबाव पड़ता है इसमें। तथा यह महंगी विधि के साथ साथ क्या है, एक यह अपनाई जाती है किस विधि में, जहां भूमि तथा उथली तथा ढालू होती है, वहां पर यह विधि अपनाई जाती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखे, सिंचाई के बारे में देखे। तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देकर लेते हैं ना फटाफट से कि हमने क्या क्या देखे आज, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे, सबसे पहले देखे बच्चों हम लोगों ने सिंचाई की डेफिनेशन, है ना, इरिगेशन की डेफिनेशन। तो सिंचाई की डेफिनेशन में क्या देखे, पानी की वह आवश्यक मात्रा जो वर्षा के अतिरिक्त कहाँ मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से कहाँ दी जा रही थी, हमारी फसल या पौधों को दिया जा रहा था, वह प्रदान किया जा रहा था, क्या कह रहा था, सिंचाई कहला रहा था। दो विधि थी इसमें, दो इसमें थी, क्या थी, उसकी उपयुक्त मतलब निर्धारण करने की या पानी की कमी पता करने के लिए दो विधि थी, व्यवहारिक विधि या वैज्ञानिक विधि थी। उसके बाद हमने व्यवहारिक विधि से देखे, है ना, बचपन में चले गए कि बॉल बनाते थे मिट्टी से, है ना, पौधे लगाते थे तो पानी देते थे शाम को, है ना, तो पत्तियां मुरझाने लगती है तब देते हैं पानी, मृदा कठोर या सूखी महसूस होने पर पानी देते हैं, लड्डू बनाकर उछालने पर देखते हैं कि नीचे हुआ तो जैसा कि वैसा लड्डू बन के आया तो पानी की कमी नहीं है, और बिखरा हुआ आया तो पानी की कमी है। उसका सूचक फसल लगा रहे जैसे कि मक्का लगा रहे हैं ना। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक विधि, मृदा नमी प्रतिशत, इसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मृदा की एक नमूना ले रहे हैं पहले, है ना, मृदा पृष्ठ तनाव इसको टेंशोमीटर विधि द्वारा प्रयोग कर रहे हैं। विद्युत अवरोधी विधि, है ना, न्यूट्रॉन मीटर विधि या लाइसोमीटर विधि या रासायनिक विधियों द्वारा हम लोग पता लगा रहे हैं। इसके बाद सिंचाई के स्रोत देखे हम लोगों ने, है ना, सोर्स देखे, इसमें क्या थे, सतही स्रोत और भूमिगत, जिसमें क्या थे, तालाब, नदी, नहर, अन्य द्वारा हम लोग सिंचाई कर रहे थे। इसके बाद कुएं, नलकूप, हैंडपंप, पातालकोट कुआं द्वारा हम लोग सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई की विधियां देखिए हम लोगों ने, पृष्ठीय सतह सिंचाई विधि, अधोसतह विधि, बूंद बूंद या बौछार विधि। इसने सबसे पहले पृष्ठीय देखे, पृष्ठीय के अंतर्गत हम लोगों ने देखे कि 95% या 90% इससे सिंचाई की जा रही है। इसके बाद हमने इसमें देखे, हमने बाढ़ विधि देखे, है ना, जिसमें क्या एकदम से पानी डाल रहे हैं और पूरे खेत में फैला जा रहा है, अधिक मात्रा में बाढ़ आती कैसी वैसा टाइप से, जो हमारी किसके लिए लग रही है, धान की फसल के लिए उपयुक्त हो रही है। क्यारी विधि, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यारी बना के हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। थाल विधि, जो कि हमारी उद्यानिकी में प्रयोग हो रही है। सीमांत पट्टी विधि, पट्टियों को द्वारा तैयार करके हम लोग इस खेत के सिंचाई करते हैं। कूड़ विधि, है ना, कूड़ों के माध्यम से हम लोग इसकी सिंचाई करते हैं, जो कि फिर उसके बाद बाढ़ विधि को हम लोगों ने डिटेल में देखी है, जिसका डायग्राम ये था बच्चों, है ना। उसके बाद हमने क्या देखिए, बाढ़ विधि के बाद क्यारी विधि, जिसमें क्यारियाँ बनाकर तैयार कर रहे थे। उसके बाद थाल विधि देखिए, ये बीच में पेड़ लगा है, इसके आसपास थाला बना दिए, है ना, थाल विधि, है ना। इसके बाद सीमांत पट्टी विधि, ये पट्टियाँ बना दिए हमने, यहाँ से पानी क्या होगा, जाएगा, है ना। उसके बाद कूड़ विधि, ये कूड़ विधि का डायग्राम देख लीजिए, कूड़ विधि, है ना। उसके बाद देखिए अधोसतह या अधोपृष्ठ सिंचाई विधि की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे, महंगी विधि थी, हमारे यहाँ तो अपनाई नहीं जा रही थी, है ना ये, और हमारे भारत में, ये हमारे देश में प्रचलित विधि नहीं थी। इसके बाद बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन की बात की है, जो कि इजराइल से विकसित की गई थी। तथा इन्हें किसने, स्मच बेस, है ना, ये ए है बच्चों, ए कर देना इसको, स्मच बेस ने दिया था। तथा कब दिया था, 1959 में दिया था। इजराइल से लाई गई थी, कब, 1970 में लाई गई हमारे भारत में। बहुत ही प्रचलित विधि है। इसका प्रमुख भाग क्या होता है, ड्रिबलर होता है, तथा ये पाइप नोजल के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। बौछार सिंचाई विधि देखिए, जिसमें नोजल की बहुत ही आवश्यकता पड़ रही थी, है ना। तथा 15 पौंड प्रति इंच की दबाव भी इसमें पड़ रहा था। साग सब्जी तक गन्ने की गुणवत्ता अच्छी होती है इसके लिए, है ना। तथा कीटों की कीट क्या कर रहे थे, इसमें कम लग रहे थे बौछार विधि से। वर्षा की तरह ये
विधि थी, जैसे कि वर्षा होती है उसी टाइप से क्या थी, यह विधि थी। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आप सभी बच्चों को पसंद आया हो। आप सभी को अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इंस्पायर एकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।